हेलो स्टूडेंट, फिर से एक बार नए वीडियो के साथ आ रहा हूँ और इस बार का हमारा जो डिस्कशन है वो है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, बहुत रिक्वेस्ट आया मेरे पास, तो इसी को स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले मैंने कुछ की वर्ड्स लिख दिए हैं जो आपको एकदम नोट कर लेना है और ऑलवेज अपने साथ रखना है उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 के लिए प्रोसीड करते हैं। देखो, कीवर्ड क्या है, ये बेसिकली क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ओके, अब क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है कि एक फिक्स लेयर होता है, जैसे स्कूल में भी कराया जाता है ये, कि ग्लास के ऊपर एक सॉलिड की लेयर बिछा दी जाती है, सिलिका जेल की या एल्यूमिना की। उसके ऊपर जिस मिक्सचर को सेपरेट करना होता है उसके फ्यू ड्रॉप्स हम ऐड करते हैं और उसके बाद उसको हम एक मोबाइल फेज में, एक लिक्विड में उसके लोअर पार्ट को डिप करते हैं, जो धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन से ऊपर की तरफ मूव करता है और सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर देना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है कि ऐसे ऐसे कितने कंपाउंड आप याद रखोगे, कौन एडसॉर्बेट है कौन मोबाइल फेज है। हाँ, लेकिन एक चीज कभी चेंज नहीं होती है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्रोमेटोग्राफी में सिलिका जेल या एल्यूमिना, ये जो आप देख रहे हो ना, सिलिका जेल या एल्यूमिना, यही एडसॉर्बेंट या स्टेशनरी फेज होते हैं 99% केसेस में। राइट, तो दिस इज द बिगेस्ट क्लू। ओके, तो इसका मतलब एक चीज तो तय है कि इस केस में कि जो एल्यूमिना है इट विल गेट मैच्ड विद द एडसॉर्बेंट, और आप देखोगे बी का सिर्फ क्यू ऑप्शन दिया है, बहुत वाइजली दिया था इसमें। बाकी देखो, ये सब तो ऐसी चीजें हैं जिसमें कि आप कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है इसका मिक्सचर हो, ये कभी मोबाइल फेज हो जाए कभी ये मोबाइल फेज हो जाए, लेकिन एल्यूमिना हैज टू बी एडसॉर्बेंट, ये चीज तय है, एल्यूमिना या सिलिका जेल। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इसी पे क्रैक हो गया। वैसे मैं एक बार सारी चीजों को रीड कर दूं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ये एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स हैं। शुगर और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। हाई टेम्परेचर पे शुगर को डिसॉल्व किया जाता है, सैचुरेट कर दिया, हाई हाई टेम्परेचर पानी का करके शुगर को सैचुरेट कर दिया जाता है। उसके बाद जब टेम्परेचर हम कम करते हैं तो शुगर क्रिस्टलाइज आउट होता है, वाइल इंप्योरिटी उसमें घुली हुई रह जाती है, तो इससे शुगर की प्यूरिफिकेशन हो जाती है। दूसरा है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज यूज फॉर दिस, भाई डिस्टिलेशन का एक ही पर्पस है कि दोनों स्पीशीज के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, जो कि इस केस में होता है क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है, देखो देयर आर मेनी अदर, मैं बस यहाँ पे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लेके आया हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जितने भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री होती है जिसमें कि पेट्रोल, डीजल्स, इन सबको अलग किया जाता है, वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है क्रूड एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। मैं अभी ये नहीं बता रहा कि व्हाट इज फ्रैक्शनल, ये तो लंबी थ्योरी हो जाएगी, बस अभी मैं एग्जांपल जो आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये स्पेंट लाइन सोप इंडस्ट्री, ये तो पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, सोप इंडस्ट्री में स्पेंट लाई को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, क्या होता है कि अगर प्रेशर कम करके आप डिस्टिलेशन नहीं करोगे, 1 एटमॉस्फेयर पे करोगे, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट तक जाते जाते ये डिसोसिएट हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको डिसोसिएशन से बचाने के लिए हम प्रेशर कम कर देते हैं, प्रेशर कम करते ही बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है और डिस्टिलेशन उसी लो टेम्परेचर पे करा दिया जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम हो गई मतलब कम टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। फिर है स्टीम डिस्टिलेशन, याद रखना एनिलीन एंड वाटर के लिए स्टीम डिस्टिलेशन कराया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दे आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में होता क्या है कि एक थर्ड पार्टी सॉल्वेंट आप लेते हो, एक मिक्सचर है आपके पास, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड और वाटर के लिए लिया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में नहीं डिसॉल्व होना चाहता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें बाहर से एक ऐसा सॉल्वेंट देते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा सॉलेबल हो, तो उसको जैसे ही आप ऐड करोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वहां पानी से निकल के उस सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएगा और इस ढंग से सेपरेशन होता है, तो इसको कहते हैं डिफरेंशियल सेपरेशन। तो ये मैंने एक बार पूरा रिकैप कराया, बार बार मैं इसको रेफर करूंगा जब भी जरूरत होगी। ठीक है, और भी कुछ मैं आगे टेस्ट मिलेंगे तो उसको भी अकॉर्डिंगली बताता जाऊंगा। तो ये था पहला, जिसका कि सेकंड ऑप्शन आ गया ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड क्लू। ओके, तो चलिए अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड पे आते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है कि फॉर डाइक्लोरोमीथेन डीसीएम एंड वाटर, ठीक है, इज यूज फॉर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, वही मैंने कह दिया डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहे हैं कि इसको और इसको हम यूज कर रहे हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन के लिए, तो डीसीएम एंड वाटर वुड स्टे एट एज लोअर एंड अपर लेयर, हाँ ये करेक्ट हो गया। देखो डीसीएम इसने दे ही दिया, मीथेन है CH2, उससे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है ना, Cl2, डाइक्लोरोमीथेन है, ये है कंपाउंड।
तो इसका मोलर मास ही आप देख लो, ये पानी से बहुत ज्यादा आएगा। पानी का मोलर मास है 18 और इसका मोलर मास क्लोरीन के कारण ही बहुत ज्यादा हो गया, 71 हो गया, उसके बाद उसमें 12 13 14 और ऐड कर दो तो ये 85 हो गया। तो ऑब्वियसली इसका मास ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, मोर डेंस। मोर डेंस अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब जब आप इसको अरेंज करोगे इसको, तो नीचे में जो लेयर होगा ये होगा डीसीएम का, यहां पे डीसीएम होगा, और ऊपर का जो लेयर होगा ये लेयर होगा वाटर का। ठीक है, तो यही पहला ऑप्शन कह रहा था कि लोअर में डीसीएम होगा, ये करेक्ट हो गया। तो इसमें कुछ भी नहीं बताना है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का केस था, बस डेंसिटी के बेसिस पे आंसर देना था। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे। चलो थर्ड के बारे में पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं, इसमें सारी चीजों को वन बाय वन में बताता हूं कि इसमें जो रिएजेंट्स है वो क्या है। तो देखो सबसे पहले तो मैं निनहाइड्रीन के बारे में बताता हूं। निनहाइड्रीन के बारे में क्या क्लू है, देखो पूरी डिटेल थ्योरी तो पॉसिबल नहीं होगी, बस मेन मेन चीजें मैं निनहाइड्रीन के बारे में आपको बता देता हूं। निनहाइड्रीन मैं लिख देता हूं इसको, ये मैंने लिख दिया साइड में। अब देखो स्टोरी क्या है, पहले हर चीज के बारे में जान लेते हैं। देखो निनहाइड्रीन क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैंने लिख तो दिया, लेकिन इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। निनहाइड्रीन का ये स्ट्रक्चर है, तो देखो ये स्ट्रक्चर आपको याद रहे ना रहे, मैं कहूंगा भी नहीं याद रखने के लिए। आप ये कीवर्ड याद रखना, कभी कभी हो सकता है इंडेन लिख दे और मैच कराने दे दे कि निनहाइड्रीन होगा या क्या। इंडेन, इंडेन इस वाले पार्ट को कहते हैं, ये जो रिंग है और इससे जो 5 मेंबर रिंग लगी रहती है ये होता है इंडेन। अब इस पे सेकेंड कार्बन पे ये गिनती कर लो 1 2 ये 3, सेकेंड कार्बन पे 2 OH लगा हुआ है, तो इसीलिए 2 डाइहाइड्रोक्सी हुआ। और 1 और 3 पे कीटो ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे भी कीटो ग्रुप होता है और यहां पे भी कीटो ग्रुप होता है, तो इसीलिए 1 3 इंडेन डाइओन, ये इसका नाम हो गया। बस आपको इंडेन वर्ड क्लू याद रखना है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये अमोनिया 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन, अमोनिया और एमिनो एसिड्स, क्योंकि एमिनो एसिड्स में एमीन ग्रुप होता है, ठीक है, अमाइड्स होता है 2 डिग्री। तो इसके साथ ये टेस्ट देता है, इट गिव्स टेस्ट। लेकिन ध्यान रखना इसके लिए भी कंडीशंस होती है, मैं सारी कंडीशंस तो नहीं बता रहा। इसमें भी होता है कि डाइसेक्राइड, सॉरी डाइसेक्राइड्स बोल रहा हूं, डाइपेप्टाइड, मोनोपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ये सारे ये टेस्ट देते हैं निनहाइड्रीन। बहुत लंबी चेन होती है तो नहीं दे पाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्लू ये है निनहाइड्रीन के बारे में कि ये 3 ग्रुप्स हों तो ये टेस्ट देते हैं, और इसको फिंगरप्रिंट्स को डिटेक्ट करने में हम यूज करते हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट जब होता है तो हमारे फिंगर से ना लाइसिन चिपक जाता है उस जगह पे, तो निनहाइड्रीन डाल के वहां पे एक पर्पल कलर जनरेट किया जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि फिंगरप्रिंट्स का पैटर्न क्या है। तो लाइसिन बेसिकली एमिनो एसिड का ही पैटर्न है। तो ये इतना याद रखना है कि भाई ये तीनों टेस्ट देते हैं, फिंगरप्रिंट्स को डिटेक्ट करने में यूज किया जाता है, फिंगरप्रिंट से लाइसिन आता है। तो यहाँ पे देखो इसने लाइसिन वर्ड ही यूज कर दिया है, तो लाइसिन इज अमीनो एसिड, तो डायरेक्ट निनहाइड्रीन पे जाएगा। दूसरा परफ्यूरल एंड मॉलिश टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों में एक चीज देखो, दोनों में ही अल्फा नेप्थेनॉल है, आई एम यूजिंग रेड, अल्फा नेप्थेनॉल यहां पे भी है और अल्फा नेप्थेनॉल यहां पे भी है, दोनों में ही है और एसिड के साथ है, बस इसमें हीटिंग है, इसमें हीटिंग नहीं है। तो फ्रुक्टोज जो होगा ये परफ्यूरल के साथ विद इन 30 सेकेंड्स में कलर देगा, ग्लूकोज विद इन 30 सेकेंड्स में नहीं देगा। तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की पहचान करने का तरीका है। वाइल मॉलिस टेस्ट ये नॉर्मल टेस्ट है, ठीक है, और ये सारे कार्बोहाइड्रेट ये टेस्ट देते हैं, इसमें कोई हिटिंग उटिंग का चक्कर नहीं होता, आराम आराम से सारे कार्बोहाइड्रेट ये टेस्ट देंगे मॉलिस टेस्ट। तो इसीलिए जो अल्फा नेप्थेनॉल है ये परफ्यूरल के साथ मैच होगा, मॉलिश होता तो उसके साथ भी मैच होता। अब आते हैं ये दोनों ऑर्गेनिक के रिएक्शन है। जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है ये अल्कोहल का फेमस टेस्ट है। ऑल अल्कोहल, सारे अल्कोहल हो, चाहे 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, कोई भी अल्कोहल हो, 1 डिग्री हो या 2 डिग्री या 3 डिग्री, ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ ये कलर दे देंगे, CnO3 होल 6 और 2 अमोनियम लगा दो, NH4 होल लग गया 2, ये आया, ये 6 लिखा हुआ है, और इसके साथ जब आप कराओगे, ठीक है, तो 2 नाइट्रेट भाग जाएंगे, यानी CnO3 होल 4 रह गया और 2 अल्कोहल आ जाएगा, ये आ जाएगा, और साथ में जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो NH4NO3 के साथ 2 मोल बाहर हो जाएगा, ये कलर्ड कंपाउंड आएगा, कलर्ड कंपाउंड आएगा। इससे पहचान हो जाती है अल्कोहल की कि वो अल्कोहल है या नहीं है। ठीक है, तो ये देखो बेंजाइल अल्कोहल,
ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, तो बेंजाइल अल्कोहल आपको पता है इसमें एक अल्कोहलिक ग्रुप है, ये है बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाता हूँ। दिस इज द बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, यानी इसमें है अल्कोहल, तो ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट देगा। और ये जो स्टाइरीन और KMnO4 का रिएक्शन, ये फेमस रिएक्शन है साइड चेन ऑक्सीडेशन का। आप स्टाइरीन ले लो, दिस इज स्टाइरीन CH डबल बॉन्ड CH2, इसको अगर आप KMnO4 से ट्रीट करोगे तो साइड चेन ऑक्सीडेशन के बाद ये आपको बेंजोइक एसिड दे देगा। ठीक है, तो ये कंप्लीटली मैच हो गया। तो ये निनहाइड्रीन, परफ्यूरर और मॉलिश आप जरूर याद रखना, बहुत हेल्प करेगा बहुत सारे केसेस में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ है, ये उसी रेफरेंस से हो जाएगा। देखो H2O पहले में देख लो, H2 एंड शुगर है, तो हम देखते हैं मैंने क्या लिस्ट में लिखा है, ये सारे एनसीईआरटी से निकाला हुआ। ये पहला क्रिस्टलाइजेशन, यहीं पे आप देख लो H2 एंड शुगर का केस, ये क्रिस्टलाइजेशन में आ रहा है, तो डायरेक्ट ये क्रिस्टलाइजेशन आप इसमें मैच कर दो कि भाई इसका तो क्रिस्टलाइजेशन मैच हो गया। रिक्रिस्टलाइजेशन इसीलिए लिखा है क्योंकि इसको बार बार करके हम हाई डिग्री ऑफ प्यूरिफिकेशन अचीव करते हैं। H2 और एनिलीन, ये स्टीम डिस्टिलेशन में मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आप देखो स्टीम डिस्टिलेशन में एकदम एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया है, एनिलीन एंड वाटर स्टीम डिस्टिलेशन एकदम फिक्स हो चुका है, इसको आप मैच कर दो, एनिलीन वाटर स्टीम डिस्टिलेशन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये तो आपको पता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया और ये पानी मिल गया है, तो ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में जाएगा, ये भी मैंने लिख रखा है यहाँ पे डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में। ये देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाटर, ये कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन के लिए, तो उससे ये हमें पकड़ में आ गया, तो दैट्स वाई इसका ऑप्शन मैच करा लेना आप, कौन सा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं अब, an organic compound is estimated through Dumas method was found to evolve 6 mole CO2 and 4 mole H2O and 1 mole nitrogen. The formula of the compound is, इसको मल्टीपल तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, बहुत तरीके हैं इसको करने का। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं कि होगा कैसे ये। इसने ये नहीं दिया है कि कितना मोल, ठीक है, ये ओरिजिनल कंपाउंड कितना मोल है, तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपने ढंग से, और फिर उसके बाद करेंगे। देखो इसमें प्लान करते हैं, CO2 से स्टार्ट करते हैं, ये रहा CO2, इसके 6 मोल है, 6 मोल, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें कार्बन कितना मोल है, तो CO2 के एनालिसिस करें तो CO2 के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है, ये आप चेक कर लो, इसका 1 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो इसका मतलब इसके एक मोल में इसका एक मोल प्रेजेंट होगा, तो जितने CO2 के मोल उतने ही कार्बन के मोल्स, तो मोल्स ऑफ कार्बन आ गया 6। यही प्रोसेस आप रिपीट करो H2O के लिए, जब आप H2O ले रहे हो तो H2O के 4 मोल्स दे रखे हैं, ठीक है, अब H2O में यही एनालिसिस करते हैं। अब H2O का जब मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो इसमें 2 मोल हाइड्रोजन है, चेक कर लो, 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, यानी एक में 2 है, तो इसमें 4 मोल में फिर 8 मोल हाइड्रोजन एटम हो जाएगा, H 8 मोल हो जाएगा, ठीक है। एंड सेम प्रोसेस आप नाइट्रोजन गैस के लिए करो, N2, ये 1 मोल है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन के एक मोल में 2 एटम है, ठीक है, इसीलिए नाइट्रोजन एटम का नंबर 2 हो जाएगा, 2 मोल्स, तो इसीलिए कार्बन 6, हाइड्रोजन 8 एंड नाइट्रोजन 2, ठीक है, यही फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं, अब ये कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोइंग द फॉलोइंग सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, वाटर इनसॉल्युबल, HCl इनसॉल्युबल, यानी उसमें कोई बेसिक मतलब OH ग्रुप नहीं होना चाहिए, बेसिक ग्रुप नहीं होना चाहिए, NaOH में सॉल्युबल है, NaHCO3 में इनसॉल्युबल है। देखो ये वापस आ गया, मैंने ये ऑर्गेनिक का जो एल्डिहाइड कीटोन था उसमें भी बताया था, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है NaHCO3 एंड NaOH टेस्ट, NaOH टेस्ट। अब इसमें कौन कौन सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल मतलब इसके साथ कौन कौन रिएक्ट करते हैं, ठीक है, इसकी मैंने लिस्ट वहां पे दी थी, मैं फिर से यहाँ पे एक बार इसकी लिस्ट दे देता हूं। इसके साथ रिएक्ट करने वाले कंपाउंड में आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल नहीं करता है, लेकिन फिनॉल में अगर आप 3 NO2 लगा दो, 2 NO2 या उससे ज्यादा पे ये रिएक्ट कर जाता है फिनॉल, क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हाई हो जाती है, इसकी तो इतनी हाई होती है कि इसे एसिड कहना पड़ता है हमें, पिक्रिक एसिड नाम है इसका। और 2 अगर आप लगा दो, चाहे दोनों ऑर्थो पे लगा दो, ऐसा केस हो जाए, या पैरा पे लगा दो, मतलब दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे लगा दो, ये सारे के सारे
जितने भी आप देख रहे हो ये ऑल, ठीक है ना, ये कंपाउंड्स सॉलेबल, सॉलेबल का मतलब है रिएक्ट विथ NaHCO3 टू गिव CO2। आप पूछोगे रिएक्शन कैसे होगा, तो मैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड का लेके बता देता हूं। RCOH NaHCO3 के साथ एक्सचेंज रिएक्शन होना है। ये HCO3 माइनस इसके H+ को लेके H2CO3 बनाएगा, अब प्लस ये सॉल्ट दे देगा RCOONA। आप इसको चाहो तो H2O प्लस CO2 लिख दो, क्योंकि CO2 की ब्रिस्क इफोवेंस, बबलिंग ऐसा हो सकता है, कोई क्लू दे दे, तो H2CO3 इज अनदर नेम ऑफ CO2। NaOH में कौन कौन सॉलेबल होते हैं, वही मैं लिख रहा हूं, सिर्फ ध्यान रखना कौन कौन सॉलेबल होते हैं। फिनॉल सॉलेबल होता है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड भाई ये तो दोनों में ही जाएगा, इसमें भी रहेगा इसमें भी रहेगा। और फिनॉल के जो अदर डेरिवेटिव्स हैं, NO2 NO2 लगा के, चाहे एक NO2 लगाओ या दो NO2 लगाओ या तीन NO2 लगाओ, वो सारे के सारे इसमें आएंगे, ठीक है। ये सारे NaOH में सॉलेबल होते हैं। तो अब देख लो, आप सारे कंपाउंड्स को आप फिक्स कर लो कि ये कह रहा है कि NaOH में सॉलेबल है और NaHCO3 में इनसॉलेबल है, यानी डाउट फिनॉल पे चला गया, क्योंकि फिनॉल NaOH में तो सॉलेबल है, ये सॉलेबल की लिस्ट मैंने दी है, तो फिनॉल पे डाउट चला गया। आप चेक कर लो फिनॉल ग्रुप होल्ड करने वाला कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन दिया हुआ है मेटाक्रिसॉल, इसमें फिनॉलिक ग्रुप है, साथ में CH3 लगा रखा है, उससे कोई फर्क नहीं, हमें फिनॉल ग्रुप चाहिए था, ये कहानी आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने पूरा पार्ट बता दिया कि इसमें कौन सॉलेबल होगा और इसमें कौन सॉलेबल होगा। वैसे इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम इस ढंग से देख सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बता देता हूँ सो दैट रिफाइनमेंट आ जाए। RCOOH कार्बोक्सिल जो ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये NaHCO3 सॉलेबल होगा, NaOH में भी सॉलेबल होगा। फिनॉल अगर आप लोगे, ध्यान रखना NO2 सब्स्टिट्यूटेड नहीं, तो ये NaHCO3 में सॉलेबल नहीं होगा, वाइल NaOH में सॉलेबल होगा। और एक अल्कोहल छूटना नहीं चाहिए ऑर्गेनिक के पॉइंट, ये ऑर्गेनिक में मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो ऑर्गेनिक का मेरा पेपर है उसको आप रेफर करो, एल्डिहाइड कीटोन वाले में प्रोबेबली मैंने इसको किया है। NaHCO3 नहीं, और NaOH इसमें भी ये सॉलेबल नहीं होगा। तो ये एक्चुअल पैटर्न है, इस फॉर्म में आप याद रखो, क्योंकि ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो ये फिट बैठ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हमने इस ऑप्शन को मार्क कर दिया। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं 7th पे। द प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज, देखो कोई भी क्रोमेटोग्राफी हो, ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी में एक ही कहानी होती है। इसमें जैसे ग्लास या ग्लास का है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, सॉलिड फेज, वही सिलिका जेल और ये सब का एक लेयर बिठा देते हैं, जो इसके ऊपर बैठा हुआ रहता है, पतली सी लेयर होती है, थिन लेयर, राइट। और इस पे फ्यू ड्रॉप हम ऐड कर देते हैं, चाहे कोई मतलब दूसरे वाले में अलग अलग तरीके होते हैं सभी में। अब ये क्या होता है, सिलिका जेल पे इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये जो आप ले रहे हो सब्सटेंस, जो मिक्सचर, इसके पार्टिकल्स अलग अलग मैग्नीट्यूड में एड्सॉर्ब होते हैं। तो उसके बाद जो दूसरा सॉल्वेंट होता है, ठीक है, जिसमें हम इसको जब डिप करते हैं, ऐसे लिक्विड लेके इसको डिप करते हैं इस ग्लास को, तो कैपिलरी एक्शन से ऊपर जाता है, और कैपिलरी एक्शन से ऊपर जाता है तो उसको सेपरेट कर देता है। तो कहानी यह है कि इसके एड्सॉर्प्शन के मैग्नीट्यूड में फर्क आता है, ठीक है, उसी पे बेस्ड इसका प्रिंसिपल है। तो 7th क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें सारे ही चीज दे दी है, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, लेकिन दिस इज द बेस्ट, इसमें एब्जॉर्प्शन वर्ड यूज किया है, एड्सॉर्प्शन होता है उसका, तो इसीलिए हम 4th को मार्क करेंगे, क्योंकि इसमें एड्सॉर्प्शन होता है सब्सटेंस का सॉलिड फेज पे, वही सॉलिड फेज का मतलब स्टेशनरी फेज, उसके ऊपर। नेक्स्ट आते हैं अब 8th पे। इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर RF। पहले मैं RF का आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो RF क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने ये एक सब्सटेंस लिया, इसके ऊपर सिलिका जेल की लेयर थी, ठीक है ना, मैं लेयर को रेड कलर से ये एक लेयर बना रखा था आपने, सिलिका जेल या एल्यूमिनियम का जिसका भी है, जो स्टेशनरी फेज है। इस पे आपने
उस मिक्सचर को ऐड किया जिसको आपको सेपरेट करना था। यहाँ से जनरली 2 सेंटीमीटर के आसपास हम उस मिक्सचर को ऐड करते हैं। 1 मिनट, ग्रीन इसको मैं कर देता हूँ। ये मैंने उस मिक्सचर को जिसको हमें सेपरेट करना है उसको मैंने ऐड किया। उसके बाद इसको हम डिप करते हैं, इल्यूवेंट कहा जाता है उस लिक्विड को, जिसको जो मोबाइल फेज होता है, जो लिक्विड है जो मूव करेगा, ये इल्यूवेंट भी कहा जाता है इसको। ये धीरे धीरे अब इस पे एड्जॉर्ब होगा, एड्जॉर्ब होकर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है ना। इस लिक्विड को मैं येलो से मार्क करता हूँ, ये येलो से आप समझ लो ये लिक्विड है, ये मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है ना। ये ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ कैपिलरी एक्शन से जाते जाते मान लो ये यहाँ पे पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा। ठीक है। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इस लिक्विड में इसके पार्टिकल्स की अलग अलग मैग्नीट्यूड की सॉलिबिलिटी होगी, राइट। तो होता क्या है कि इसका एड्जॉर्प्शन का मैग्नीट्यूड, ये जो रेड वाला सिलिका जेल था उस पे अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग लिक्विड इसको अलग अलग मैग्नीट्यूड में लेके अपने साथ ऊपर जाएगा। जिसकी इसमें एड्जॉर्प्शन का मैग्नीट्यूड कम होगा वो जल्दी फास्ट यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप देखोगे धीरे 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 ये यहाँ पे गया ड्रॉपलेट और यहाँ पे जाके ये बाइफरकेट हो जाएगा। यानी इसको मैं ग्रीन से ही बनाऊं सो दैट ये बाइफरकेट हो जाएगा ऐसे। ठीक है। और ऊपर की तरफ जो वो सब्सटेंस होंगे इसमें, ठीक है, जिसका कि एड्जॉर्प्शन कम हुआ था, और नीचे की तरफ वो होंगे जिसका एड्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ था। अब मान लो कि ये है लेयर और ये लेयर, ठीक है। बेस लाइन से इनका डिस्टेंस निकालो। मान लो कि ये डिस्टेंस आ रहा है हमारा x और ये डिस्टेंस आ रहा है y, बेस लाइन से y। तो y बाई एक्स यही होता है RF। जो जिस सब्सटेंस को सेपरेट करना है उस सब्सटेंस का बेस लाइन से कितना दूर मूव किया है, और जो आपने इल्यूवेंट लिया था या मोबाइल फेज लिया था वो कितना दूर गया है, उसी का रेशियो है RF। ये वैल्यू ज्यादा होना मतलब ये कम एब्जॉर्ब हुआ था, तुरंत निकल गया, ज्यादा दूर मूव किया। तो इस वैल्यू का ज्यादा होना मतलब कम मैग्नीट्यूड में एब्जॉर्ब होना सब्सटेंस का ऑन फिक्स लेयर, ठीक है, स्टेशनरी लेयर। तो आते हैं RF वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। बिल्कुल सही है, जो डिपेंड करेगा क्या इल्यूवेंट है क्या सब्सटेंस है। द वैल्यू ऑफ RF कैन नॉट बी मोर देन 1। बिल्कुल सही है भाई, ये जहां तक जाएगा वहीं तक ही खींच के ले जाएगा ना इसको। ऐसा तो नहीं कि यहां तक पहुंचा ये और ऊपर चला गया, क्योंकि इसी के साथ मोबाइल फेज के साथ ही इसको मूव करना है, येलो वाले के साथ ही मूव करना है। हायर द RF मींस हायर एड्जॉर्प्शन, ये उल्टा दे दिया स्टेटमेंट इसने। ठीक है, इसीलिए ये गलत हो गया। तो इनकरेक्ट ही पूछा था तो ये हम मार्क करेंगे। भाई जो ज्यादा जिद्दी होगा, बहुत अच्छे से एड्जॉर्ब होगा, वो तो बहुत मुश्किल से यहां से निकलेगा और कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसकी RF वैल्यू कम होगी। तो अगर RF वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब एड्जॉर्प्शन कम हुआ है। ठीक है। RF वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मोबाइल फेज, बिल्कुल सही है, मोबाइल फेज पर डिपेंड करेगा, वो कितना कैपिलरी एक्शन से कितना ऊंचा जाता है उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा। तो इसीलिए थर्ड वन इज द करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट आते हैं नाइन्थ पे। An organic compound A is oxidized with Na2O2 followed by boiling with HNO3. The resultant solution is treated with ammonium molybdenate. देखो इसमें अमोनियम मॉलिबडेट इंपॉर्टेंट है, मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ अमोनियम मॉलिबडेट का। देखो मॉलिबडेट आप कभी मत भूलना, ठीक है। ये होता है टेंटेटिव फॉर्मूला, अलग अलग फॉर्म आते हैं इसके। अब देखो इसकी होता क्या है, ये ग्रुप 15 में आ जाओ। जब आप ग्रुप 15 में आओगे तो ग्रुप 15 में NPAS बिस्मथ। ध्यान रखना ये इसी दोनों से एसोसिएटेड है और कोई किसी के साथ ये एसोसिएटेड नहीं है, यही दोनों इसके साथ कंपाउंड कलर शो करेंगे। कैनरी येलो कलर बनता है इसके साथ, वही येलो दिया हुआ है यहाँ पे वर्ड। तो होता क्या है कि इसके लिए फॉस्फेट होना चाहिए, PO4 3- फॉस्फोरस का कंपाउंड, या आर्सेनिक का कंपाउंड, बिल्कुल कॉपी कर लो, AsO4 3- यही होने चाहिए। यही दोनों इसके साथ अमोनियम मॉलिबडेट के साथ येलो कलर देंगे। AM मैं लिख रहा हूं, अमोनियम मॉलिबडेट को येलो देगा और ये देगा अमोनियम मॉलिबडेट के साथ येलो।
येलो कलर। तो अमोनियम मॉलिब्डेट की इतनी कहानी है, इतनी आप याद रखो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए इसमें तो एक ही ऑप्शन दिया आर्सेनिक या फास्फोरस में से, तो ये फास्फोरस हो जाएगा। वैसे रिएक्शन ये है कि यहाँ पे फास्फोरस रहा होगा, Na2O2 उसको ऑक्सीडाइज करके P4O10, ठीक है, P4O10 में कन्वर्ट किया होगा, बाद में HNO3 ने इसको फॉस्फेट बना दिया है। जो HNO3 हम ले रहे हैं, HNO3 इसको फॉस्फेट बना देगा, PO4 3- जो कि आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया। तो नेक्स्ट अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह है 10th क्वेश्चन। 25 gram of an unknown hydrocarbon upon burning produces 88 gram CO2 and 9 gram water. The unknown hydrocarbon contains 25 ग्राम है और हमें कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी बतानी है। ये तो इसी से आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा मैं बता रहा हूं। CO2 है, CO2, ठीक है। इसका टोटल मोलर मास कितना होगा? कार्बन का 12 प्लस ये 32, दिस इज इक्वल टू 44। इसको हटा दो, 44। तो जब ये 44 ग्राम है तो हमारे पास कार्बन 12 ग्राम है, ये कार्बन का कंट्रीब्यूशन है। तो 44 ग्राम में 44 ग्राम CO2 हैज 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन है, इसीलिए 88 ग्राम CO2 हैज कितना हो जाएगा? 24 ग्राम कार्बन। तो इसी से ये कैच हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी ने बता दिया। वैसे मैं हाइड्रोजन को भी वेरीफाई करता हूं, ये कैसे हो सकता है हाइड्रोजन इतना कम, देख लेते हैं। 9 ग्राम H2O, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। H2O इसका मोलर मास निकालते हैं, ये 2 प्लस 16 18 है। तो जब वाटर 18 ग्राम है तो हाइड्रोजन 2 ग्राम है, तो वाटर यहाँ पे 9 ग्राम दिया हुआ है। तो 18 ग्राम H2O में 2 ग्राम H है, तो आप उसी रेशियो से निकाल लो कि 9 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं अब, बस इतने ही क्वेश्चन थे। ओके, दिस फॉर द टुडे, इस वीडियो में इतना ही।